तो कहानी की शुरुआत हमें एक कैसल से होती हुई दिखाई जाती है। कैसल का अंदर का पूरा माहौल अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। हर तरफ सामान बिखरा हुआ है। वहीं जमीन पर एक टी कप गिरा हुआ है जो खून से पूरी तरह लथपथ हो चुका है और उसी के ठीक बगल में एक लड़के की डेड बॉडी पड़ी हुई है। वहीं पास में एक लड़की खड़ी होती है। वो लड़की वहां मौजूद सोल्जर्स को ऑर्डर देती है कि क्राउन प्रिंस की बॉडी को वहां से हटाकर ठिकाने लगा दिया जाए। उसके ऑर्डर मिलते ही सोल्जर्स वैसा ही करने लगते हैं, लेकिन इन सब के बीच उस लड़की के हाथ लगातार कांप रहे होते हैं। वो अपने मन में सोचती है, मैं ये सब सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने प्यार को हासिल करना चाहती हूँ और उसके लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। फिर वो उन बॉडीज के बीच से आगे बढ़ते हुए मन ही मन सोचती है, उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं क्राउन प्रिंस को मार दूंगी तो उसे ये थ्रोन मिल जाएगा और एक बार उसे थ्रोन मिल गया तो वह मुझसे शादी कर लेगा। इसलिए मैंने उसके लिए इतना बड़ा कदम उठाया है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे इस काम से मेरा प्यार मुझसे बहुत ज़्यादा खुश होगा। ये सोचते हुए वो आगे बढ़ती जाती है। फिर वो एक रूम के अंदर पहुंचती है। रूम के अंदर भी चारों तरफ लाशें पड़ी हुई होती है और उन सारी लाशों के ठीक सामने किंग के थ्रोन पर एक लड़का बैठा हुआ होता है। वह लड़का उस लड़की की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, तुम्हें जो काम दिया गया था उसका क्या हुआ? लड़की उसके सामने खड़ी होकर जवाब देती है, क्राउन प्रिंस अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनते ही लड़के के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो खुशी के मारे जोर जोर से हंसने लगता है। फिर वो उस लड़की का नाम पुकारते हुए कहता है, माय स्वीट एरियाने, तुमने बहुत अच्छा काम किया। ये सुनकर एरियाने के चेहरे पर खुशी आ जाती है। उसके मन में अब सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है, आखिरकार मैंने वो कर दिखाया। तभी वो लड़का थ्रोन से उठता है और अरियाने की तरफ बढ़ते हुए कहता है, अब से इस किंगडम पर सिर्फ हमारा ही राज चलेगा। और एरियाने को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि जिस इंसान के प्यार के लिए उसने इतना बड़ा पाप किया, वही इंसान आगे चलकर उसकी जिंदगी को नरक बनाने वाला है। फिर वो लड़का एरियाने के करीब आते हुए उससे कहता है कि अब से इस एम्पायर में एरियाने को एक्सलेंट लेडी के नाम से डिक्लेयर किया जाएगा। ये सुनते ही एरियाने की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। फिर वो उस लड़के का नाम पुकारती है, सीजर। अरियाने उस आवाज देते हुए तुरंत उसके पास जाती है और उसे हक कर लेती है। वो अपने मन ही मन सोचती है, फाइनली आज मुझे वो मिल गया जिसकी चाहत मैंने हमेशा से अपने दिल में रखी थी। आज मैं जिस तरह की खुशी फील कर रही हूँ वैसा एहसास मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी फील नहीं किया। इसलिए मैं इस फीलिंग को कभी खोना नहीं चाहती और सीजर के लिए मैं हर वो चीज करूंगी जो मैं कर सकती हूँ। फिर एरियाने हमें बताती है कि उसे सक्सेस हासिल किए हुए अब 9 साल गुजर चुके हैं। इन 9 सालों में सीजर के लिए वो हर काम करती थी जो उसे करना चाहिए था। साथ ही वो खुद को एक अच्छी क्वीन बनने के लिए भी प्रिपेयर करने लगती है। लेकिन इनके सबके बावजूद एरियाने को हमेशा लगता था कि उसकी लाइफ में अभी भी कुछ कमी है। और फिर एरियाने हमें उस घटना के बारे में बताती है जो ठीक 8 साल पहले हुई थी। एक दिन एरियाने पैलेस में अकेली बैठकर टी पार्टी कर रही होती है, तभी कुछ ह्यूमन आपस में एरियाने के बारे में बातें करने लगती है। असल में वो उसकी बैक पर बुराई कर रही होती है। उनमें से एक कहती है, अरियाने तो बस सीजर की वाइफ बनने के लिए उसके आगे पीछे घूमती रहती है। वहीं दूसरी कहती है, वो तो चिपकू की तरह सीजर से चिपकी रहती है ताकि उसे इस कोर्ट में रहने के लिए कोई स्टेटस मिल जाए। फिर वो औरतें अरियाने को लेकर और भी बुरा बोलने लगती हैं। उनका कहना होता है कि अरियाने जैसी एक पुअर और अबेंडेंड वुमन को तो इस पवित्र पैलेस में कदम रखने की परमिशन तक नहीं मिलनी चाहिए। तभी उनमें से एक लेडी कहती है, मैंने सीजर को लेकर एक र्यूमर सुना है। कहा जा रहा है कि लॉर्ड सीजर अपने लिए एक वाइफ ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर दूसरी लेडी कहती है, लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? आखिर उन्हें तो अपने फियांसे से ही शादी करनी है ना?
इसके बाद वो सारी ह्यूमन आपस में डिस्कशंस करने लगती है कि पूरी सिचुएशन कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। फिर उनमें से एक कहती है, हमें तो लगता है कि वो एरियाने जैसी अबेंडेंट ह्यूमन से शादी ही नहीं करेंगे। शायद इसी वजह से वो किसी दूसरी वाइफ को फाइंड कर रहे हैं। ये सारी बातें एरियाने चुपचाप सुन रही होती है। वो अपने हाथ में पहनी हुई रिंग को देखते हुए मन ही मन सोचती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग हमारे रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं। तभी उनमें से एक और वुमन कहती है, मैंने एक और रूमर सुना है। कहा जाता है कि सीजर भी एक कॉन्क्यूबाइन का चाइल्ड है। दूसरी ह्यूमन कहती है, हाँ मैंने भी ऐसा ही कुछ अफवाह सुनी है। वैसे तो सबको बताया गया था कि काउंट सीजर प्रिंस अल्फांसो के कजन ब्रदर है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। र्यूमर ये है कि काउंट सीजर और प्रिंस अल्फांसो हाफ ब्रदर्स हैं। मतलब दोनों के फादर एक ही है लेकिन मदर अलग अलग है। तभी उनमें से वही वुमन हंसने लगती है, क्या तुम लोगों को पता है कि कॉन्क्यूबाइन में पैदा हुए ऐसे बास्टर्ड चाइल्ड को क्या कहा जाता है? वो हमारे कल्चर से बिलोंग ही नहीं करते। मतलब समझ रहे हो ना कि वो कितने नीच इंसान होंगे। फिर वो आगे कहती है, अगर मेरी राय मानो तो सीजर के हाथों पे ये थ्रोन देना ही नहीं चाहिए था। मुझे तो नहीं लगता कि वो इस थ्रोन को संभालने के लायक भी है। ये सारी बातें अरियानी के दिल पर सीधा वार करती है। वो खुद को रोक नहीं पाती और गुस्से में सीधा उस वुमन के पास जाती है। फिर उसके बाल पकड़कर खींचते हुए कहती है, अपने वर्ड्स वापस लो। वह आगे कहते हैं कि तुम अपनी इस गंदी जुबान से सीजर के बारे में ऐसी बातें कैसे बोल सकती हो। अपने वर्ड्स वापस लो और अभी के अभी सीजर से माफी मांगो। एरियाने आगे कहती है, तुम मेरे बारे में चाहे जो कहना चाहो कह सकती हो, लेकिन अगर तुमने सीजर के बारे में एक भी गलत वर्ड बोला तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। तभी वहां किसी की आवाज आती है, यहाँ आखिर चल क्या रहा है? एरियाने पीछे मुड़कर देखती है और सामने सीजर खड़ा होता है। सीजर को देखते ही एरियाने काफी खुश हो जाती है, लेकिन सामने का सीन देखकर सीजर खुद भी शॉक हो जाता है। एरियाने को देखने और उसकी चिंता करने के बजाय वो उस वुमन को पुकारता है जिसे एरियाने ने पकड़ा हुआ था। फिर एरियाने को पूरी तरह इग्नोर करते हुए सीजर उस वुमन के पास जाता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? इसके बाद सीजर अपना हाथ आगे बढ़ाता है ताकि वो हुमन जमीन से उठ सके। वो हुमन चेसर का हाथ पकड़कर उठती है और फिर उससे कहती है, काउंट सीजर, मैं जानती हूँ कि आप काफी एजुकेटेड और समझदार इंसान हैं, लेकिन मुझे लगता है आपके पैलेस में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे होने के बावजूद पूरी तरह गंवार है। ये सुनकर अरियाने को बहुत ज्यादा शौक लगता है। वो एक तरफ हैरान होती है और दूसरी तरफ उसे अंदर से बहुत दुख हुई भी हो रहा होता है। तभी सीजर एरियाने के पास आता है। वो उसका हाथ पकड़ कर पकड़ता है और उसे अपने करीब लाते हुए गुस्से में कहता है, तुम्हें कोई राइट नहीं है कि तुम किसी नॉबल वुमन के साथ इस तरह का बिहेवियर करो। वो मेरी गेस्ट है और मेरे पैलेस में आई है। फिर सीजर उस नॉबल वुमन की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि उनके सपोर्ट की वजह से मुझे कितने फायदे मिल रहे हैं? उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये तुम्हें समझ नहीं आता। उनकी मदद की वजह से मैं आज इतना आगे बढ़ पा रहा हूँ। इसके बाद सीजर एरियाने को ऐसी बात कह देता है जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कहता है, और तुम ये उम्मीद कैसे कर सकती हो कि तुम मेरी वाइफ बनोगी? अगर तुम लोगों के साथ इसी तरह का बिहेवियर करती रहोगी, अगर तुम इसी तरह बर्ताव करती रहोगी, तो मुझे सोचना पड़ेगा कि तुम्हें मेरी वाइफ बनाना भी चाहिए या नहीं। फिर सीजर बेहद कोल्ड टोन में कहता है, क्योंकि मैं लोगों के सामने तुम्हारी वजह से एम्बेरस फील नहीं करना चाहता। फिर सीजर जाते जाते एरियाना से कहता है, अभी भी तुम्हारे पास चांस है कि तुम खुद को सुधार लो। अगर तुमने खुद को बदल लिया और मुझे तुम्हारे अंदर वो बदलाव दिखाई दिया, तो मैं सोचूंगा कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इतना कहकर सीजर वहां से चला जाता है। वहीं अरियाने पूरी तरह शॉक में खड़ी रह जाती है। फिर अरियाने हमें बताती है कि उस दिन की घटना के बाद से वो सीजर के लिए सिर्फ उसकी फियांसे बनकर ही रह गई थी। उससे ज्यादा उसकी जिंदगी में अरियाने की कोई इम्पोर्टेंस नहीं रही थी।
इसके बाद अरियाने को एक और घटना याद आती है। एक रात सीजर उसके रूम में आता है और उसके क्लोज जाकर उससे कहने लगता है कि वो कितनी मेहनत करता है। ये अरियाने खुद देखती है, लेकिन अगर अरियाने इस तरह हर किसी से गलत तरीके से बात करके उसके पॉलिटिकल रिलेशन को खराब करती रही तो ये सब कैसे चलेगा। सीजर को एम्पायर के सभी बड़े लोगों को अपने कंट्रोल में रखना होगा और इसलिए अरियाने को भी उसका साथ देना पड़ेगा। इतना कहकर सीजर अरियाने के साथ इंटीमेट होने लगता है। उसी वक्त अरियाने मन ही मन सोचती है, उस दिन के बाद से मैं लगातार कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह सीजर का दिल जीत सकूं, क्योंकि मुझे उसकी वाइफ बनना है। मैं चाहती हूँ कि सीजर मुझे सिर्फ अपनी फियांसे नहीं बल्कि दिल से अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करे। लेकिन इसके लिए अरियाने को कई ऐसे काम भी करने पड़ रहे थे जिन्हें वो खुद बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। तभी इंटीमेट होते हुए सीजर उससे कहता है कि उसके पास एरियाने के साथ शेयर करने के लिए एक न्यूज़ है। फिर वो कहता है, तुमने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से निभाया है, इसलिए अब मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। सीजर एरियाने को बताता है कि वो उसकी बड़ी सिस्टर इज़ाबेला की शादी कराना चाहता है और बहुत जल्द उन दोनों को शादी होने वाली है। यह सुनते ही अरियाने के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत सीजर को पुश करती है और उसे अपने ऊपर से हटाते हुए चिल्लाकर कहती है, मेरी सिस्टर पहले से ही शादीशुदा है, वो भी प्रिंस अल्फांसो के साथ, और अब वो विधवा है। मुझे नहीं लगता कि इस एम्पायर का क्राउन प्रिंस किसी विधवा से शादी कर सकता है। तभी सीजर उसे जवाब देता है, लेडी इज़ाबेला ने ये प्रूव कर दिया है कि वह विधवा होने के बावजूद भी वो अभी तक प्योर है, यानी वो अभी भी वर्जिन है, इसलिए वो दूसरी शादी कर सकती है। फिर सीजर अरियाने से पूछता है, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी बड़ी सिस्टर पूरी जिंदगी अकेली रहे? क्या तुम चाहती हो कि तुम खुद खुश रहो और तुम्हारी अपनी सिस्टर पूरी जिंदगी एक दुखी विधवा की तरह जीते रहे? ये सुनकर अरियाने पूरी तरह शॉक रह जाती है। वो गुस्से में सीजर से चिल्लाकर कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है कि वो अभी तक प्योर है? ये बिल्कुल भी सच नहीं है। उसने अल्फांसो के बच्चे को जन्म दिया था जो बाद में मिसकैरेज हो गया। ये सुनते ही सीजर उस पर भड़क जाता है। वो गुस्से में चिल्लाकर कहता है, तुम कितना ज्यादा जेलस और सेल्फिश हो। क्या तुम्हें अपनी सिस्टर की हैप्पीनेस बिल्कुल भी देखी नहीं जाती? तुम्हारी सिस्टर को पूरी जिंदगी विधवा का टैग लेकर जीना पड़ेगा। क्या तुम सच में चाहती हो कि उसकी पूरी जिंदगी इस तरह बर्बाद हो जाए? इतना कहकर सीजर अरियाने को जोर से पुश करता है। अरियाने जाकर सीधे वॉल से टकराती है। फिर सीजर बेहद बेरहमी से उससे कहता है, मैं तुम जैसी सेकेंड हैंड लड़की से कभी शादी नहीं करूंगा और सच कहूं तो मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। ये सुनते ही अरियाने टूट जाती है। वो सीजर के पैरों के पास जाकर गिर जाती है और रोते हुए उससे कहती है, सीजर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुमने ये भी कहा था कि तुम मुझे अपनी क्वीन बनाओगे। तुमने कहा था कि उसके बाद हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। सीज़र कुछ देर तक बिल्कुल शांत रहता है, लेकिन फिर वो एरियाने से कहता है, तुम कितनी ज़्यादा अनोइंग हो। तुम जैसे नीच लोगों से मैं कभी शादी नहीं कर सकता। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी वजह से बर्बाद नहीं कर सकता। फिर वो एरियाने की तुलना उसकी सिस्टर इज़ाबेला से करते हुए कहता है, तुम्हें पता भी है कि तुम अपनी सिस्टर इज़ाबेला के सामने कुछ भी नहीं हो। वो कितनी ब्यूटीफुल है और तुम्हें पता है कि लोगों की नज़रों में तुम कितनी गिर चुकी हो। ये सुनकर एरियाने उससे एक सवाल करती है, सीजर तुमने ही मुझसे कहा था कि अल्फांसो को मार डालूं और मैंने वही किया। उसके बाद तुम्हें ये थ्रोन मिला और अब जब तुम्हें सब कुछ मिल चुका है तो तुम मेरी कंपैरिजन मेरी ही सिस्टर से कर रहे हो। ये सुनकर सीजर हंसने लगता है। फिर वो कहता है, तुम्हें पता है मैं इस एम्पायर का सबसे पावरफुल आदमी हूँ और जहाँ तक मुझे पता है इज़ाबेला इस एम्पायर की सबसे ब्यूटीफुल वुमन है। तो मुझे नहीं लगता कि एक ऐसे पावरफुल मैन के लिए एक पावरफुल वुमन ही परफेक्ट होगी। फिर सीजर ऐसी बात कहता है जिसे सुनकर अरियाना को और भी बड़ा शौक लगता है। वो कहता है, और सबसे बड़ी बात,
तुमने ये जानकर बड़ी बहुत खुशी होगी कि तुम्हारे फादर ने भी हमारी शादी के लिए मंजूरी दे दी है। अब तुम ही बताओ, क्या मैं उस बेकार की प्रॉमिस की वजह से तुमसे शादी करके अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँ? तुमने मेरी मदद की थी और उसके बदले मैंने तुम्हें वो सारी खुशियाँ दी, वो सारी अय्याशी दी जिसकी तुम डिज़र्व करती थी। अब तुम्हें मुझसे और क्या चाहिए? और अगर तुम अब भी कुछ चाहिए तो उसकी उम्मीद बिल्कुल मत करना। अरियाने ये सुनकर नीचे गिर जाती है। वो रोते हुए सीजर से कहती है, तो तुम्हारा मतलब ये है कि मेरी प्राइस मेरी सिस्टर से भी बहुत कम है? सीजर उसकी बात सुनकर हंसता है। फिर वो कहता है, क्या कहा तुमने? प्राइस? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी कोई प्राइस है? तुम इतनी ज़्यादा गिर चुकी हो कि तुम्हारे ऊपर कोई प्राइस टैग नहीं लगाया जा सकता, और कोई उसे लगाने वाला भी नहीं है। ये वर्ड्स अरियाने के दिल को पूरी तरह तोड़ देते हैं। वो रोते हुए कहती हैं, मैंने तुम्हारी वजह से अपनी ही कंट्री को धोखा दिया। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी पूरी रेपुटेशन खो दी। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ यही सोचा कि तुम्हें किस चीज़ से फ़ायदा होगा। जो काम मैं खुद कभी नहीं करना चाहती थी, मैंने वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए किया, और अब तुम मुझे इस तरह रिजेक्ट कर रहे हो। फिर अरियाने अपने हाथ में पहनी हुई रिंग को देखते हुए कहती है, ये रिंग तुमने मुझे मेरे इनाम के तौर पे दी थी। मैंने इसे हमेशा अपने पास रखा। मैंने हमेशा यही उम्मीद की थी कि एक दिन मैं तुमसे शादी करूंगी। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ की इमेजिन की थी। लेकिन अब जब तुमने वो सब कुछ मिल गया जो तुम चाहते थे, तुमने मुझे ही बिट्रे कर दिया। एरियाने का इस तरह रोना धोना और उसके पैरों में गिरना देखकर भी सीजर का दिल बिल्कुल नहीं पिघलता। वो एरियाने की तरफ देखता तक पसंद नहीं करता और अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेता है। इसके बाद सीजर गार्ड्स को बुलाता है और उनसे कहता है, शायद एरियाने अपना दिमाग खो चुकी है। इसे वर्जन टावर की काल कोठरी में बंद कर दो। सीजर की इतनी बेरहमी देखकर एरियाने के अंदर गुस्सा भर जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। इसके बाद स्टोरी हमें एक और सीन में ले जाती है जहां एरियाना और सीजर को एक खूबसूरत गार्डन में साथ साथ चलते हुए दिखाया जाता है। गार्डन में चलते हुए सीजर एरियाने से पूछता है, क्या तुमने इस वैली के लिली फ्लावर्स को देखा है? फिर वो आगे कहता है, ये फ्लावर्स मुझे हमेशा तुम्हारी याद दिलाते हैं, क्योंकि ये फ्लावर्स हमेशा खिले रहते हैं और बहुत खूबसूरत होते हैं। सीजर की ये बात सुनकर एरियाने काफ़ी खुश हो जाती है। वो थोड़ी शर्माने भी लगती है, लेकिन तभी सीन अचानक चेंज हो जाता है। हम देखते हैं कि एरियाने एक डार्क सेल में बंद पड़ी हुई है। कुछ ही देर में एरियाने को रियलाइज़ होता है कि वो दरअसल एक ड्रीम देख रही थी। फिर उसे याद आता है कि आज एक बड़ी सेरेमनी होने वाली है और उस सेरेमनी में वही सॉन्ग बजाया जाएगा जिसे अरियाने ने खुद चूज़ किया था। इतना ही नहीं, सेरेमनी भी उसी जगह होने वाली थी जिसे अरियाना ने चूज़ किया था। ये सब याद आते ही अरियाने मनी मन सोचती है, मैंने उस सीज़र के लिए इतना कुछ किया, उस इंसान के लिए जिसने कभी मेरी कदर ही नहीं की। उसने एक समय मेरी कंपैरिजन लिली फ्लावर से की थी, लेकिन आखिर में उसने उस लिली को छोड़कर रोज़ को अपना लिया। वो रोज़ जो उसके घर को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देता है, और वो रोज़ कोई और नहीं बल्कि एरियाने की अपनी सिस्टर इज़ाबेला थी। तभी अचानक एरियाने के सामने इज़ाबेला खड़ी दिखाई देती है। उसे सामने देखकर एरियाने बुरी तरह शॉक रह जाती है। फिर गुस्से में चिल्लाकर उससे पूछती है, तुम यहाँ क्यों आई हो, और आखिर तुम सीजर के साथ क्या करने वाली हो? इज़ाबेला थोड़ी ड्रामेटिक होकर एरियाने से पूछती है, तुम्हें नहीं लगता कि पहले तुम्हें मुझे ये एक्सप्लेन करना चाहिए कि तुमने मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा क्यों किया? अरियाना तुरंत जवाब देती है, मैंने अल्फांसो के साथ जो भी किया उसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है। ये सुनकर इज़ाबेला हंसने लगती है। फिर वो कहती है, अल्फांसो? अरे बेवकूफ़ लड़की, मैं तो सीजर की बात कर रही हूँ। ये सुनकर एरियाने थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। तभी इज़ाबेला उसकी तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि सीजे जैसा हैंडसम और नॉवल आदमी को एक बहुत ही ब्यूटीफुल और नॉवल लेडी डिजर्व कर होती है?
फिर इज़ाबेला एरियाना की तरफ देखते हुए कहती है, वैसे मुझे ही देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं सीज़र के पास रहने के लायक हूँ? फिर इज़ाबेला आगे कहती है, इनफैक्ट तुम इतनी ज़्यादा पागल हो चुकी हो कि तुम मुझसे मेरा क्यून बनने का पद भी छीनना चाहती हो। अगर तुमने जरा भी सेंस होती तो तुम अपने एंगेजमेंट बहुत पहले भी ख़त्म कर चुकी होती, लेकिन अब तुम्हारी वजह से पूरे सोसाइटी में मैं बदनाम हो गई हूँ। मैंने अपनी इनोसेंस पूरी तरह खो दी और एक मरे हुए बच्चे की माँ बन चुकी हूँ। अब बताओ सिस्टर, मैं इन सारी चीज़ों को आखिर कैसे ठीक करूँ? ये सुनकर एरियाने परेशान होकर चिल्लाती है, तुम्हें सिर्फ अपनी ही परवाह है क्या? तुम्हारे हस्बैंड का क्या? अल्फांजो का क्या? उसने तो तुमसे बहुत प्यार किया, हमेशा तुम्हारी केयर की। क्या तुम उसके बारे में जरा सा भी नहीं सोचती? इज़ाबेला बिना किसी इमोशन के जवाब देती है, तो क्या हुआ? अगर एक लड़का अल्फांजो की तरह ही मेरी केयर करता है और मुझसे प्यार करता है, अगर मैं हर उस लड़के के प्यार का जवाब देती रहूं जो मुझसे प्यार करता है, तो क्या मैं एक वेश्या नहीं बन जाऊंगी? और वैसे भी जिस आदमी के प्यार से मुझे कोई फायदा ही मिलने वाला है, मैं उसे पास क्यों जाऊं? ये सुनकर एरियाने उससे पूछती है, क्या तुम सच में सीजर से प्यार करती हो? अगर तुम सीजर से प्यार करती ही थी तो जब उसने पहली बार तुम्हारे सामने मैरिज का ऑफर रखा था, तब तुमने उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? तुमने मुझे ही उसके पास क्यों भेज दिया? इज़ाबेला यह सुनकर हंसने लगती है, फिर कहती है, क्या नॉनसेंस सवाल पूछ रही हो? उस समय सीजर के पास कोई स्टेटस नहीं था। पूरे एम्पायर को पता था कि वो एक मिस्ट्रेस का बेटा है। लेकिन अब देखो चीजें कितनी ज्यादा चेंज हो चुकी है। इस सेरेमनी के बाद सीजर परमानेंटली किंग बन जाएगा और जो भी उसे शादी करेगी वो परमानेंटली क्वीन बन जाएगी। इज़ाबेला फिर हंसते हुए कहती है, मुझे अफसोस है कि अल्फांसो इस तरह मारा गया, लेकिन फिर भी वो मुझे इस पूरे वर्ल्ड की सबसे नोबल और पावरफुल वुमन नहीं बना सकता था, इसलिए उसका इस तरह मर जाना शायद जरूरी ही था। अरियाने ये सुनकर पूरी तरह शॉक रह जाती है। तभी इज़ाबेला आगे कहती है, क्या तुम अब भी मेरी बात नहीं समझी? मेरा सिर्फ एक ही सपना है, मैं पूरी दुनिया पर राज करना चाहती हूँ, वो भी एक खूबसूरत और नॉबल वुमन बनकर। और इस ड्रीम को पूरा करने में सीजर मेरी हेल्प कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझसे शादी करके सीजर को भी फायदा मिल रहा है, तो फिर मैं उससे शादी क्यों ना करूं? जब हम दोनों को एक दूसरे से फायदा मिल रहा है तो इसमें गलत क्या है? ये सुनते ही एरियाने पैनिक करने लगती है। वो मनी मन सोचती है, तो इसका मतलब अब तक सीजर सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहा था। मैंने उसे अपनी जिंदगी से भी ज्यादा समझा, और तुम इज़ाबेला, तुम तो उससे प्यार तक नहीं करती, फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा किया। उसने मुझे बिट्रे कर दिया जबकि मैंने उसे अपनी पूरी जिंदगी माना था। मैंने उसके लिए कितने सारे गलत काम किए और तुम सिर्फ स्टेटस पाने के लिए इतनी नीचे गिर गई। जब अल्फांसो के पास पावर थी तब तुम अल्फांसो के पास थी, और अब जब सीजर के पास सारी पावर है तो तुम मुझे रास्ते से हटाकर सीजर से शादी कर रही हो। इज़ाबेला उसकी बात सुनकर कहती है, ओ, तो तुम्हारे मन में ऐसा ख्याल है? फिर वो जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, सिर्फ मैंने ही ये सब नहीं किया, सीजर खुद भी यही चाहता था। वो खुद मेरे पास आया था और मुझसे शादी करने के लिए मेरे सामने भीख मांग रहा था। इज़ाबेला आगे बताती है कि सीजर ने उससे कहा था कि उसके दिल में सिर्फ इज़ाबेला ही बसी हुई है। वो हमेशा से इज़ाबेला को ही पसंद करता आया है। फिर इज़ाबेला एरियानी के बारे में सीजर की कही हुई बातें बताने लगती है। सीजर के मुताबिक एरियानी के शोल्डर्स किसी आदमी की तरह है। उसके बाल इतने काले हैं कि उन्हें टच करने पर ऐसा लगता है जैसे किसी कौवे के फेदर्स को टच कर रहा हो। और उसकी बॉडी को लेकर भी सीजर ने उसका मजाक उड़ाया था। वो कहता था कि एरियानी की बॉडी टाइप उससे बिल्कुल पसंद नहीं है। वहीं इज़ाबेला के साथ रहने पर उसे बहुत अच्छा फील होता है। उसे इज़ाबेला की खूबसूरती देखकर किसी एंजल की याद आती थी। ये सारी बातें एरियाना के दिल में तीर की तरह चुभने लगती है। जिस इंसान को उसने अपनी पूरी जिंदगी से भी ज्यादा महत्व दिया था, उसी इंसान की नजरों में उसकी कोई कीमत नहीं थी।
तभी इज़ाबेला अरियाने की हालत देखकर हंसते हुए कहती है, माय पुअर सिस्टर, क्या तुम्हारे लिए आज तक किसी भी आदमी ने ऐसे मीठे शब्दों का इस्तेमाल किया है? इज़ाबेला की यह बातें अरियाने को अंदर तक तोड़ देती है। उसे पुरानी सारी बातें एक-एक करके याद आने लगती है। उसे वो समय याद आता है जब वो सीजर के साथ खड़ी होकर उससे बात कर रही थी और सीजर ने ही उसे बहुत सारी बातें सुनाई थी। फिर उसे वो दिन भी याद आता है जब सीजर ने उसे बताया था कि वो इज़ाबेला से शादी करना चाहता है, जबकि अरियाने के साथ उसकी एंगेजमेंट बहुत पहले ही हो चुकी थी। इसके बाद इज़ाबेला अरियाने को और ज़्यादा नीचा दिखाते हुए कहती है, तुमने पूरी जिंदगी एक आदमी के पीछे इतना कुछ किया, लेकिन आखिर में तुम्हें क्या मिला? तुम्हें बस गधे की तरह मेहनत करती रही और बेवकूफ बनती रही, लेकिन बदले में तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। फिर इज़ाबेला कहती है, एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया में तुम्हें सबसे पहले अपने फायदे के बारे में सोचना चाहिए। जिस चीज से तुम्हें फायदा मिल रहा है उसी के पीछे जाओ, और जहां तुम्हें कोई फायदा नजर नहीं आता वहां से निकल जाओ। लेकिन इन सब के बावजूद एरियाने के दिल में अभी भी सीजर को लेके थोड़ी सी उम्मीद बाकी थी। वो खुद से कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, सीजर मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। तभी इज़ाबेला उससे कहती है, देखो, सच बताऊं तो सीजर अभी मुझ में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, और इसका सिर्फ एक ही रीजन है, उसे मुझसे फायदा मिल रहा है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन सीजर मेरा इंटरेस्ट भी खो देगा। कम से कम मैं तुम्हारी तरह 14 साल से किसी इंसान के पीछे पागलों की तरह नहीं पड़ी रही और उससे प्यार की भीख नहीं मांगती रही। मुझे तुम्हारी तरह ऐसी एंडिंग नहीं चाहिए। मुझे सुकून की जिंदगी जीनी है। मुझे जो चाहिए वो मैं हासिल करना चाहती हूँ, और इसी वजह से तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा। तुम्हें हमारी मैरिज को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये कहते हुए इज़ाबेला अरियाने पर हमला कर देती है। अरियाने खुद को संभाल भी नहीं पाती और बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। तभी इज़ाबेला उसकी तरफ देखते हुए कहती है, आफ्टर ऑल तुम मेरी इकलौती सिबलिंग हो। एरियाने की हालत लगातार बिगड़ती जाती है। उसे महसूस होने लगता है कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मरते हुए एरियाने के मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है, ये मेरे साथ बिल्कुल सही नहीं हुआ। मेरे साथ बिट्रेयल हुआ है। मेरी सेक्रीफाइस, मेरी इतनी मेहनत, और इन सब के बदले में मुझे प्यार क्यों नहीं मिला? मुझे ऐसी घिनौनी एंडिंग क्यों मिली? आखिर मेरी गलती ही क्या थी? एरियाने की आंखों के सामने धीरे धीरे सब कुछ धुंधला होने लगता है, और फिर उसके मन में आखिरी सवाल उठता है, अगर प्यार पाने के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी तो आखिर मेरी जिंदगी की कीमत क्या थी? वह आगे बताती है कि उस इंसान के लिए आर्याने ने वो हर एक चीज की थी जिसे करने के बारे में सोचकर ही उसके हाथ कांपने लगते थे, लेकिन फिर भी आखिर में उसी इंसान ने उसे धोखा दे दिया। मरने से पहले अरियाने के मन में बार बार सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा होता है, काश मुझे बस एक मौका और मिल जाए, एक मौका अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीने का। अगर मुझे दोबारा जिंदगी मिली तो मैं वो गलतियां दोबारा नहीं करूंगी जो मैंने इस जिंदगी में की थी। तभी कहानी में एक रहस्यमयी मूर्ति दिखाई जाती है। उस मूर्ति की आंखें एक कपड़े से बंधी होती है और उसके दोनों हाथों में एक वेट और एक वेट स्टोन रखा हुआ होता है। उसके बाद हमें गोल्डन रूल्स के बारे में बताया जाता है। इन रूल्स के मुताबिक अगर कोई इंसान अपने बुरे कर्मों की कीमत चुकाता है तो उसके अच्छे कर्मों के बदले उसे रिवॉर्ड भी दिया जाता है। हालांकि हमें एरियाने के स्पिरिट को सीधे उस मूर्ति से बात करते हुए नहीं दिखाया जाता, लेकिन उसकी आवाज सुनाई देती है। एरियाने उस मूर्ति से कहती है, मैंने लेकिन एरियानी की स्पिरिट उस मूर्ति से कहने लगती है, मैंने पूरी जिंदगी बस खुशी चाही। मैंने उस इंसान को चाहा जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती थी, और उसे पाने के लिए मैं किसी भी हद तक गलत कर्म करती चली गई। लेकिन फिर भी इस सेक्रीफाइस के बदले में मुझे क्या मिला? मुझे कुछ भी नहीं मिला। तभी वो रहस्यमय मूर्ति एरियाने से पूछती है, क्या तुम खुद को कंसीडर करती हो कि तुम इस चीज के लिए कैपेबल हो? एरियाने हैरान होकर पूछती है, कैपेबल? किस चीज के लिए?
तभी वो मूर्ति जवाब देती है, अपनी जिंदगी को गोल्डन रूल्स के मुताबिक जीने के लिए। ये सुनकर अरियाने बिना किसी हेजिटेशन के कहती है, हाँ मुझे खुद पर भरोसा है, मैं जरूर कर पाऊंगी, मैं दोबारा जरूर जी पाऊंगी, मुझे बस एक मौका चाहिए। इसके कुछ देर बाद अचानक हमें अरियाने की आंख खुलती हुई दिखाई देती है। वो घबरा कर अपने चारों तरफ देखने लगती है। फिर कुछ देर तक उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर वो कहाँ है। फिर उसकी नज़र कमरे की दीवारों पर पड़ती है और वह पहचान जाती है, ये तो वही रूम है जहाँ मैं बचपन में रहा करती थी। एरियाने तुरंत अपनी हाथों की तरफ देखती है, उसके हाथ बहुत छोटे दिखाई दे रहे होते हैं। ये देखकर वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर वो भागकर मिरर के सामने जाती है और उसमें अपना चेहरा देखकर पूरी तरह शॉक हो जाती है, क्योंकि वो अब अपनी पिछली जिंदगी वाली बॉडी में नहीं थी। वो फिर से अपने बचपन के शरीर में लौट चुकी थी। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि उसे दोबारा जिंदगी मिल चुकी है, और सबसे बड़ी बात, वो अपनी जिंदगी के उस समय में वापस आ चुकी थी जब वो सिर्फ 17 साल की थी। तभी अरियाने अपने चेहरे को ध्यान से देखने लगती है और अचानक उसे अपनी आंख के नीचे एक छोटा सा तिल दिखाई देता है। वो सोचती है, ये तिल मेरी पिछली जिंदगी में तो था ही नहीं। इसी बीच वहां एक मेड आ जाती है और अरियाने को गुस्से में आवाज लगाती है। वो उसे ताना मारते हुए कहती है, ऐसा दिखावा मत करो जैसे तुम कोई नॉवल वुमन हो। तुम सिर्फ एक मेड हो और तुम्हें मेड की तरह ही रहना चाहिए, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। ये बातें सुनते ही अरियाना के अंदर उसकी पिछली जिंदगी की सारी पेनफुल मेमोरीज फिर से ताजा हो जाती है। लेकिन इस बार वो पहली वाली अरियाने नहीं थी। वो मन ही मन सोचती है, अगर मैं सच में अपने पास्ट में वापस आ गई हूँ, अगर मुझे अपनी वो बदतर जिंदगी दोबारा जीने का मौका मिला है, तो इस बार मैं खुद को जरूर प्रोटेक्ट करूंगी। एरियाने की आंखों में अब डर नहीं बल्कि डिटर्मिनेशन दिखाई देता है। वो गुस्से भरी नजरों के से सामने देखते हुए मन ही मन कहती है, इस जिंदगी में मैं किसी को भी अपने ऊपर हुक्म चलाने का मौका नहीं दूंगी। अब मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगी।